समीर, उठो समीर, मुझे फिर से वो आवाज़ सुनाई दे रही है। दीपा अपने पति समीर को जगाते हुए कहती है। क्या दीपा, कितनी बार कहा है ये बस तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। चुपचाप सो जाओ यार। आधी नींद में उठते हुए समीर ने कहा। समीर और दीपा को अभी उनके इस नए घर में शिफ्ट हुए बस एक हफ्ता हुआ था और दीपा रोज रात को समीर से कहती थी कि उसे रात के 12 से 3 के बीच किसी के सीटी बजाने की और यहाँ से वहाँ चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। पर समीर हमेशा उसे यह कहकर चुप करा देता कि यह बस उसका वहम है और कुछ नहीं, क्योंकि समीर को कभी भी किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। और एक दो बार दीपा के कहने पर उसने पूरे घर को चेक किया, पर उन दोनों के अलावा उस घर में कोई नहीं था। समीर, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? दीपा शिकायत करते हुए बोली। अब बस भी करो दीपा, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, एक बस तुम ही हो जिसको आवाज़ें सुनाई दे रही। समीर गुस्से से बेड से उठा और वॉशरूम गया। समीर हैंड वॉश कर रहा था कि तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है और ना जाने क्यों यह एहसास उसे डरा रहा था। उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने बाहर की ओर देखा तो दीपा लेटी हुई थी। दीपा तो लेटी हुई है, कौन था मेरे पीछे? ये इसकी बातें सुनकर ना मुझे भी वहम होने लग गया। कितनी बार कहा है कि रात को हॉरर मूवी मत देखा करो, पर फिर भी मानती नहीं है। अपने आप से बातें कर समीर शीशे में देख रहा था कि फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने अपना सर थोड़ा सा साइड किया और शीशे में देखा तो समीर के ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। ये देख समीर जोर से चीखा। इस चीख को सुनकर दीपा भागकर उसके पास आई और उससे पूछने लगी कि हुआ क्या, जिस पर समीर दीपा को उस औरत के बारे में बताता है। औरत? पर यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है, हम दोनों के अलावा इस घर में है कौन? तुम्हें ना बस वहम हो रहा है, जाओ सो जाओ चुपचाप, दीपा ने ताना मारते हुए कहा और वो वहाँ से चली गई। समीर अभी भी डर रहा था। वो जाकर अपने बिस्तर पर लेटा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी कि कुछ देर बाद समीर को उनके कमरे के बाहर से चूड़ियों के खनकने की और पायल के बजने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसी के साथ दीपा को भी किसी शख्स के सीटी बजाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो दोनों एक साथ उठे और बोले, तुमने वो आवाज़ सुनी? दोनों ही काफ़ी डरे हुए थे, पर हैरानी की बात ये थी कि उन दोनों को अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जैसे समीर को किसी औरत की आवाज़ तो वहीं दीपा को किसी आदमी की आवाज़। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस रात वो किसी न किसी तरह सो गए। अगले दिन की सुबह हुई। समीर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और दीपा किचन में समीर के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। दीपा, जल्दी से टिफ़िन लाओ यार, आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है और मुझे जल्दी पहुंचना है और हो सकता है कि मुझे आने में लेट हो जाए। हॉल में आते हुए समीर बोला। ये सुन दीपा डरी और भागकर उसके पास आई। समीर, देर? तुम मुझे ऐसे इस घर में अकेले कैसे छोड़ सकते हो? मुझे नहीं इस भूतिया घर में रहना, मुझे भी साथ लेकर चलो या फिर जल्दी आ जाना बस। दीपा बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। उसके कंधों पर हाथ रखते हुए समीर ने कहा, ओ दीपा, तुम डर क्यों रही हो? मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि टाइम से घर आ जाऊँ, पर अगर फिर भी मुझे लेट होता है तो तुम अपनी माँ के घर चले जाना, आते हुए मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। जिस पर दीपा ने हामी भरी और किचन में उसका टिफ़िन लेने के लिए गई। और हाँ दीपा, मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात करी है, वो हमारे लिए कोई और घर ढूंढ रहा है। 1-2 दिन में मिल जाएगा, फिर हम शिफ्ट कर लेंगे। ये सुन दीपा की सांस में सांस आई। वो कब से समीर से कह रही थी
कि ये घर खाली कर देते हैं, पर वो मान ही नहीं रहा था। अब जब खुद के साथ कल रात ऐसा हुआ तो वो झट्ट से मान गया। दीपा ने समीर को टिफिन दिया और वो चला गया। अब दीपा उस घर में अकेली थी, पर अकेले होते हुए भी उसके साथ कोई ना कोई था जिसका एहसास उसे बार बार हो रहा था। अपना सारा काम खत्म कर वो आराम से लेटकर टीवी देखने लगी कि अचानक ही उसकी आंख लग गई। तभी उसे एक सपना आया। दीपा किसी और आदमी के साथ उसी कमरे में सो रही थी कि रात के 12:30 बजे उसे वही सीटी बजने की आवाज़ आई, जिसे सुन वो चुपके से उठी। उसने देखा उसके बगल में सोया आदमी गहरी नींद में था। दीपा उठी और कमरे से बाहर निकली। उसके कमरे के बाहर समीर खड़ा था, जिसे देखकर दीपा ने जोर से उसे हक किया कि तभी वो आदमी उठकर उनके पास आया और समीर को मारने लगा। दीपा एक झटके से उठी। उसके सिर में काफी दर्द हो रहा था। उसने उठकर मेज पर पड़े जग से गिलास में पानी डाला और पीने लगी कि तभी उसे फिर वही सीटी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर दीपा डर गई और उसके हाथ से वो गिलास नीचे गिर गया। उसने डरते हुए वक्त देखा तो रात के 8 बज रहे थे और वो उस घर में अकेली थी। उसने फ़ोन देखा तो समीर की 12 मिस कॉल आई हुई थी। उसने जल्दी से समीर को कॉल किया। पहले रिंग पे ही समीर ने फ़ोन उठाया। दीपा, कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही हो यार? तुम्हारी मम्मी के पास कॉल किया, उन्होंने कहा दीपा अब तक आई नहीं। मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। समीर, वो मैं सो गई थी और समीर मुझे वो सीटियों की आवाज़ फिर से सुनाई दे रही है। तुम कुछ भी करो पर जल्दी से आ जाओ। दीपा ने रोते हुए कहा, तुम डरो मत, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, बस अपना ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। दरवाजे पर जोर जोर से कोई नॉक कर रहा था। दीपा और ज़्यादा डर गई। वो नॉकिंग इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था दरवाज़ा किसी भी पल टूट सकता है। वो भागकर वॉशरूम में चली गई और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और तभी वो बेडरूम का दरवाज़ा खुला और वो जो भी था वो दीपा को यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ वॉशरूम के करीब आने लगी। दीपा डर से कांप रही थी कि तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके गालों को किसी ने बड़े प्यार से छुआ। वो डर के पीछे की ओर पलटी, पर वहाँ कोई भी नहीं था कि तभी उसे चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आई। किसी ने कस के दीपा का हाथ पकड़ा, जिस पर दीपा जोर से चीखी। समीर भागते हुए घर में आया और दीपा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। दीपा, कहाँ पर हो यार? दीपा! वो बेडरूम में गया पर वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था पर वो कहीं मिल नहीं रही थी। समीर की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ गए। समीर ने उन्हें सारी बात बताई, जिस पर उनमें से एक शख्स आगे आया और बोला, आप जल्दी से अपनी बीवी को ढूंढिए और ये घर खाली कर दीजिए, ये घर ठीक नहीं है। ये सुन समीर और ज़्यादा चिंतित हो गया कि तभी उसे याद आया कि एक जगह तो रह गई जहाँ उसने दीपा को ढूंढा ही नहीं। वो भागकर स्टोर रूम में गया जहाँ दीपा बेहोश पड़ी थी। वो सब उठाकर उसे बेडरूम में लेकर आए। समीर ने डॉक्टर को बुलाया। दीपा होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर आए और उन्होंने दीपा का चेकअप किया। उनका कहना था कि डर की वजह से ये बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद दीपा को होश आया। वह समीर को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी और बताने लगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ये सब सुनकर वो पड़ोसी आपस में बातें करने लगे। मतलब जो हमने सुना था वो सच था। अभी भी इस घर में राजू और सीमा की आत्मा भटकती है। राजू और सीमा, ये कौन है? समीर ने पूछा।
जिस पर वो पड़ोसी उन्हें राजू और सीमा के बारे में बताने लगा। यही 10 साल पहले यहाँ मल्होत्रा फैमिली रहती थी, जिसमें रमन मल्होत्रा, उसकी पत्नी सीमा मल्होत्रा, उनका 6 साल का बेटा बिट्टू और रमन के माता पिता थे, और उसी के साथ उनके घर का नौकर राजू। पूरे मोहल्ले में ये बात फैली हुई थी कि सीमा का और राजू का कुछ चल रहा है, पर इन सब बातों पर हम गौर नहीं करते थे। एक दिन सीमा और राजू अचानक से कहीं गायब हो गए। रमन ने सबको बताया कि वो दोनों भाग गए हैं, और वो हमको सब कुछ बताने लगा कि रमन के सोने के बाद राजू रात को सीटी बजाकर इशारा करता था और सीमा को बुलाता था। सीटी की आवाज़ सुनकर सीमा उठती थी और फिर वो दोनों स्टोर रूम में मिलते थे। रोज़ रमन को भी वो सीटी की आवाज़ नींद में सुनाई देती थी, पर उसने कभी गौर नहीं किया। एक दिन उसे नींद नहीं आ रही थी जब उसे सीटी की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा उसकी पत्नी सीमा बाहर चली गई। रमन ने उसका पीछा किया तो उसने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा। राजू को उन्होंने बहुत मारा और घर से निकाल दिया, पर अगले ही दिन सीमा भी चली गई। पर कुछ दिनों बाद उनके परिवार की रहस्यमयी तरह से मौत हो गई, जिसमें उनका सारा परिवार एक साथ मारा गया। लोगों को लगा कि सीमा और राजू ने मिलकर उन सबको मार दिया है। जब पुलिस ने छानबीन करी तो एक ऐसी बात सामने आई जिससे हम सब डर गए। राजू और सीमा तो कब के मर चुके थे और शायद उन्हें रमन ने ही मारा था। उनकी लाश पुलिस को उनके गार्डन में दफन मिली, और ये बात हैरान करने वाली थी कि अगर राजू और सीमा पहले ही मर चुके थे तो रमन के परिवार को किसने मारा। और इन 10 सालों में बहुत से लोगों ने इस घर से सीटियों की आवाज़, पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनी है। कई कई लोगों ने तो छत पर एक औरत को भी देखा, पर हमें लगा बस ये कोई अफवाह है। पर आज जब ये सब हम सुन रहे हैं तो हमें यकीन हो रहा है कि वो सब सच था। आप जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दीजिए। ये सब जानने के बाद वो दोनों एक पल भी उस घर में रुकना नहीं चाहते थे। समीर और दीपा उसी रात उस घर को खाली कर देते हैं। वो रात उन दोनों ने होटल में गुजारी और अगले ही दिन अपने नए घर में शिफ्ट कर गए। वो घर आज भी खाली है, पर खाली होते हुए भी आसपास के घरों में रहने वालों को उस घर से चूड़ियों के खनकने की और सीटी के बजने की आवाज़ें सुनाई देती है, जो ये दर्शाती है कि वो घर आज भी खाली नहीं है।